राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। जय श्री राम दोस्तों, ज्योतिष की श्रृंखला में मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आया हूँ। अब तक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, बताई हैं। 12 राशियाँ क्या होती हैं, उनके स्वामी कौन होते हैं, उनकी मित्र राशियाँ, शत्रु राशियाँ, ठीक है, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह जो होता है वो उच्च का होता है, नीच का होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, पंच महापुरुष योग क्या होते हैं, काल सर्प दोष क्या होता है, मांगलिक दोष क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको ग्रहों की दृष्टि बताई है। तो इस लेक्चर में हम थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करेंगे कि आपके सामने कोई नया चार्ट आता है तो आप उसको कैसे देखेंगे। बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन, कोई प्रिडिक्शन पार्ट नहीं होगा। सिर्फ हम ये समझेंगे कौन से लगन की कुंडली है, कौन से भाव में कौन सी राशि बैठी है, कौन सी राशि में कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। ठीक है, उन ग्रहों की दृष्टियाँ कहाँ कहाँ जा रही हैं, किससे उनका दृष्टि संबंध बन रहा है, किससे उनकी युति हो रही है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और विशेष बात यह है कि जो भगवान श्री राम की कुंडली है, हम उसी से ही इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये भगवान श्री राम की जन्म कुंडली है। ये पहले पेज भी आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता भी होगा कि जो ये वाला भाव होता है इसको बोला जाता है लगन। जो पहला भाव होता है उसको बोला जाता है लगन। अब देखिए यहाँ पे क्या कि 4 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन भाव कौन सा, ये पहला है। तो मैंने आपको बताया था कि भाव जो होते हैं वो हमेशा फिक्स रहता है। इसी को हम हमेशा लगन बोलेंगे, जहाँ पे ये वाला है, इसी लोकेशन को। यहाँ पे राशि का नंबर 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं पिछली वीडियोस में आपको 12 लगन की कुंडलियाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि 4 नंबर की राशि कौन सी होती है, कर्क राशि होती है। ठीक है, कैंसर साइन होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कर्क लगन की कुंडली है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम क्या बोलेंगे कि पहले भाव में कौन सी राशि है, कर्क राशि है। दूसरे भाव में कौन सी राशि है, फिर सिंह राशि है, फिर कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। ठीक है, फिर 12 राशि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे कंटिन्यू होंगी। ये भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, आगे देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि क्या ये कर्क लगन की कुंडली है। अब हम क्या करते हैं कि हर एक भाव में राशि देखेंगे और ग्रह देखेंगे, कौन कौन से ग्रह बैठे हैं और उनका आपस में क्या संबंध है वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं लगन की ही बात कर लेता हूँ। लगन में क्या है, कर्क राशि है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद 2 प्लैनेट बैठे हैं लगन के अंदर। कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं, एक तो बृहस्पति देव बैठे हैं और एक बैठे हैं चंद्रमा। अब अगर आपने मेरे पुराने लेक्चरों को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि कर्क का और चंद्रमा का क्या संबंध है और कर्क और बृहस्पति का क्या संबंध है। ठीक है, कर्क राशि जो है चंद्रमा की खुद की राशि है, तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा जो है वो सौराशि का है यहाँ पे। ठीक है, अब जो टर्मिनोलॉजी आप वो समझिएगा, चंद्रमा क्या है, सौराशि का है। तो जब इसको सारी टर्म्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सौराशि क्या होती है, उच्च राशि क्या होती है। तो आज से ये बोल दिया जाए कि भगवान राम की कुंडली में लगन में चंद्रमा सौराशि का होकर बैठा है। तो सीधी मतलब क्या कि चंद्रमा किस में राशि में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है। बृहस्पति की उच्च राशि है ये, बृहस्पति देव की क्या है, उच्च राशि है ये। तो यहाँ से मैं 2-3 चीज़ सीखने को मिली। कर्क लगन की कुंडली है, ठीक है, चंद्रमा लगन में बैठा है और सौराशि का होकर बैठा है। बृहस्पति देव भी लगन में बैठे हैं और उच्च राशि के होकर बैठे हैं। और एक चीज़ और, चंद्रमा और बृहस्पति की युति है, मतलब दोनों एक ही भाव में बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है अगला भाव, ये है द्वितीय भाव, दूसरा भाव है ये, और इसमें सिंह राशि विद्यमान है। इसमें कौन सी राशि है, सिंह राशि है। ठीक है, अभी इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है। किसी ग्रह की दृष्टि आएगी तो मैं जब हर एक ग्रह की इंडिविजुअल ग्रह की जब दृष्टि बताऊंगा ना, तब हम देखेंगे कि कोई ग्रह की दृष्टि यहाँ पे आएगी या नहीं आएगी। अभी सिर्फ मैं एक करके पहले भाव बताऊंगा आपको। अब तीसरे भाव में कौन सी राशि है, तीसरे भाव में भाई कन्या राशि है और उसके अंदर कौन बैठा है, राहु बैठा है। कौन बैठा है, राहु बैठा है।
अब देखिए राहु की अपनी राशि कौन सी है, उच्च की राशि कौन सी है, इनके बारे में मतभेद बहुत सारे हैं। कुछ मनुष्य मानते हैं कि राहु की और केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, कोई कुछ मानता कोई कुछ मानता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ अवश्य है कि राहु एक क्रूर ग्रह है और कन्या राशि में राहु की प्लेसमेंट को बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए चौथे भाव में हमारे पास क्या है, तुला राशि है। एक सेकंड, तुला राशि है और शनिदेव बैठे हैं। ठीक है, तुला का और शनि का कोई संबंध है क्या? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। शनिदेव जो है तुला राशि में उच्च के होते हैं। ठीक है, उनकी उच्च की राशि है। उसके बाद देखिए पांचवें भाव में वृश्चिक राशि बैठी है, मतलब बैठी है क्या, विद्यमान है, जो भी वृश्चिक राशि आ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है। उसके बाद छठे भाव में धनु राशि आ रही है, कोई भी ग्रह विद्यमान नहीं है। सप्तम भाव में मंगल है मकर राशि में। तो मकर का और मंगल का कोई संबंध है क्या? बिल्कुल है। क्या संबंध है भाई? कि मंगल जो है मकर राशि में उच्च के होते हैं। ठीक है, उसके बाद अष्टम भाव में कौन सी राशि बैठी? कुंभ बैठी है। अब देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको बार बार, ये भाव अष्टम है, ये भाव अष्टम है, ये भाव कौन सा है? भाव ये अष्टम है, लेकिन यहाँ पे राशि कौन सी? 11 नंबर की विद्यमान है। तो ये काउंटिंग से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुंभ राशि विद्यमान है, कोई भी ग्रह नहीं है। फिर नवम घर में, नवम में 12th राशि मीन राशि है, शुक्र और केतु विराजमान है। तो ये शुक्र की उच्च राशि है और केतु की भी मीन राशि में प्लेसमेंट बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि केतु क्या है, मुक्ति के कारक भी है। ठीक है, और मीन राशि भी मुक्ति के उसमें आती है, मुक्ति मोक्ष त्रिकोण में आती है। ठीक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 त्रिकोण है। तो 4 8 12 जो है ये बताऊंगा आगे मैं जब राशियाँ पढ़ाऊंगा ना, बिल्कुल इंडिविजुअली एक एक करके, तब आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो शुक्रदेव यहाँ पे क्या है, अब ये सिर्फ ये समझ सकते हैं कि शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, केतु के लिए भी प्लेसमेंट अच्छा है। उसके बाद देखिए, अब मैं चलो ये सारी चीज़ हटा देता हूँ एक बार। उसके बाद देखिए सूर्यदेव जो है 10वें भाव में बैठे हैं और मेष राशि में बैठे हैं। अब सूर्यदेव 10वें भाव में बैठे और मेष राशि में बैठे हैं, तो क्या कह सकते हैं हम, सूर्यदेव यहाँ पे उच्च के हैं, ये भी सूर्यदेव की उच्च की राशि है। उसके बाद देखिए 11वें भाव में वृष राशि है और बुध देव विराजमान है। ठीक है, अब वृष राशि का और बुध का एज सच ऐसा कोई खास संबंध नहीं है। ठीक है, अगर कुछ संबंध बनेगा तो हम आगे चीज़ें बताएंगे। उसके बाद 12वें भाव में उनके कौन सी राशि है? 12वें भाव में उनके मिथुन राशि है, इसमें कोई ग्रह विद्यमान नहीं है। तो अभी मैंने आपको 12 भाव में बता दिया कि कौन से लगन की कुंडली है, कौन से भाव में कौन सी राशि बैठी है, कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। ठीक है, अब ये भी बता दिया कि उस ग्रह का उस राशि से कोई संबंध है क्या, नहीं है, उच्च का है ग्रह, नीच का है ग्रह, खुद की राशि का क्या है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक चीज़ और सीखेंगे एक स्टेप आगे जाके। अब जैसे हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो पहला घर है उसको बोलेंगे प्रथम या लगन। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, ठीक है, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। ठीक है, ये हिंदी की काउंटिंग है, वैसे संस्कृत की भी कह सकते हैं, लेकिन हिंदी की काउंटिंग है, ये संस्कृत से डिराइव्ड है हिंदी वैसे भी मोस्टली। तो अब बोला जाएगा कि लग्नेश, एक शब्द लग्नेश, जो भी भाव है ना, नाम है द्वितीय तृतीय, इसके आगे ईश लग जाए ना, इसका संधि हो जाए, तो क्या होगा, उस भाव में राशि बैठी है उसके स्वामी की बात हो रही है। अगर मैं कहूँगा कि तृतीयेश कहाँ बैठा है, तो तृतीय मतलब तीसरा भाव। चलो थोड़ा सा ड्राइंग का सहारा भी लेंगे। तृतीय का मतलब क्या है, तीसरा भाव। तो तृतीयेश का मतलब क्या है कि तीसरे भाव में जो राशि है उसका स्वामी कौन है और वो कहाँ बैठा है। अगर सिर्फ तृतीय से बोलता हूँ तो तीसरे भाव में जो राशि है उसका स्वामी कौन है। तीसरे भाव में जो राशि है वो राशि क्या है, हमारे पास कन्या है, और कन्या के स्वामी कौन होते हैं, बुध होते हैं। कौन होते हैं, बुध। कौन होते हैं, बुध होते हैं। तो जो तृतीयेश है अब वो एकादश भाव में जाके बैठ गया। तृतीयेश क्या है, एकादश भाव में जाके बैठ गया है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए
यहाँ पे पंचमेश कौन है? चलिए देखते हैं पंचमेश कौन है। तो पंचम घर में जो राशि है वो कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। तो पंचमेश कौन है? मंगल है। कहाँ गए हैं? यहाँ से कुंडली के सप्तम भाव में गए हैं। पंचमेश सप्तम भाव में चला गया है। तो जब आगे जाके हम रूल्स पढ़ेंगे ना वैदिक में, तो क्या होगा कि अगर द्वितीयेश लगन कुंडली में एकादश भाव में चला जाए, द्वादश भाव में चला जाए, सप्तम भाव में चला जाए, तो उसका ये फल होगा। लेकिन आपको द्वितीयेश पता होगा तभी ना आप कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं एक बार जल्दी जल्दी बता भी देता हूँ आपको सारे ही कि लगनेश कहाँ है और कौन कहाँ है। देखिए सबसे पहले बात करता हूँ लगनेश की। लगनेश कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, तो लगनेश लगन में ही है। आगे है दूसरे भाव में क्या है? सिंह राशि है। तो द्वितीयेश है। द्वितीय सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। कहाँ पे बैठे हैं? सिंह राशि का स्वामी सूर्य बैठे हैं कहाँ पे? दसम भाव में। सिंह राशि के स्वामी सूर्य कहाँ बैठे हैं? दसम भाव में। तो द्वितीयेश जो है वो दसम भाव में बैठे हैं। अभी इसका मैं बता चुका हूँ कि तृतीयेश जो है वो 11वें भाव में बैठे हैं, एकादश भाव में बैठे हैं। चतुर्थेश तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र कौन से राशि उसमें बैठे हैं? नवम भाव में बैठे हैं। कौन से भाव में बैठे हैं? नवम भाव में बैठे हैं। पंचमेश जो है मंगल है, और वृश्चिक राशि के स्वामी वो कहाँ बैठे? सप्तम भाव में बैठे हैं। षष्ठेश जो है वो क्या है? वो गुरुदेव बृहस्पति हैं। वो कहाँ बैठे हैं? वो लगन में बैठे हैं। वो कहाँ बैठे हैं? वो लगन में बैठे हैं। फिर मंगल है, सॉरी 10वीं राशि कौन सी होती है? मकर होती है। मकर के स्वामी शनिदेव होते हैं। कहाँ बैठे हैं? चतुर्थ भाव में बैठे। कहाँ बैठे हैं? चतुर्थ भाव में बैठे हैं। फिर अष्टमेश, अष्टम भाव के स्वामी शनिदेव है। कहाँ पे बैठे हैं? चतुर्थ भाव में बैठे हैं। फिर मीन राशि आ जाती है। ठीक है, मीन राशि के स्वामी कौन है? मीन राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति है। तो नवमेश नवम भाव में राशि बैठी है कौन सी? मीन राशि बैठी। तो जो नवमेश वो कहाँ बैठे हैं? वो लगन में बैठे हैं। नवमेश कहाँ बैठे हैं? वो लगन में बैठे हैं। फिर दसम भाव में राशि है मेष। मेष के स्वामी मंगल। तो दसमेश कहाँ बैठे हैं? सप्तम बैठे हैं। दसमेश कहाँ बैठे हैं? सप्तम में बैठे हैं। उसके बाद देखिए एकादशेश। एकादशेश कौन है? शुक्र है, क्योंकि दूसरी राशि शुक्र की होती है। वो कहाँ बैठे हैं? नवम भाव में बैठे हैं। लास्ट में द्वादशेश कौन है? बुध है। द्वादशेश कौन है? बुध, क्योंकि मिथुन के स्वामी कौन है? बुध है। वो कहाँ बैठे हैं? एकादश भाव में बैठे हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको क्लियर हुआ होगा कि राशि स्वामी है तो उसका राशि है, उसका स्वामी कौन से भाव में बैठा है। तो जो भाव में जो उनकी राशि बैठी होगी ना, अभी मैंने आपको बताया जैसे पंचमेश है, तो पंचम भाव में जो राशि बैठी होगी उसके स्वामी को हम क्या बोलेंगे? पंचमेश बोलेंगे। और वो कहाँ बैठा है फिर वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, चलिए कल मैंने आपको मांगलिक योग बताया था। तो मैंने बताया था कि अगर कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल हो तो उसको मांगलिक कहेंगे। अब देखिए क्या भगवान राम मांगलिक थे? जी बिल्कुल थे। क्यों? क्योंकि इनके सप्तम भाव में क्या है? मंगल विराजमान है। ठीक है, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, पंच महापुरुष योग बताया था कि सूर्य, चंद्र, राहु और केतु को छोड़ के अगर जो 5 प्लैनेट है, अगर वो केंद्र के स्थान कौन से थे? पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव, ना कि राशि, भाव। कौन कौन से? ये वाले, ये पहला, चौथा, 7वां, 10वां, ये 4 भाव जो है ना, ये वाले। इसमें अगर ग्रह अपनी राशि में, मूल त्रिकोण राशि में या फिर उच्च राशि में विद्यमान हो तो एक महापुरुष योग बनता है। तो क्या भगवान राम की कुंडली में कोई महापुरुष योग बनता है? चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले लगन में ही देखते हैं। लगन में क्या है? बृहस्पति देव उच्च के विराजमान है। हंस नामक महापुरुष योग बन गया। चंद्रमा से नहीं बनेगा, मैंने बताया था आपको पहले कि चंद्रमा सूर्य से हम नहीं देखेंगे। उसके बाद चौथे भाव में शनि अपने उच्च की राशि में विराजमान है। शस्क नामक महापुरुष योग बन गया। उसके बाद सप्तम भाव में मंगल अपनी उच्च राशि में विराजमान है। ठीक है, रुचक नामक महापुरुष योग बन गया। तो देखिए 3 महापुरुष योग हैं एक साथ, वो भी केंद्र में। ठीक है, वैसे सूर्यदेव भी उच्च के बैठे हैं। यहाँ पे 5 ग्रह उच्च के हैं। यहाँ पे सूर्यदेव उच्च के बैठे हैं, यहाँ पे शुक्र उच्च के हैं, बृहस्पति उच्च के, शनि उच्च के, मंगल उच्च के, सूर्य उच्च के और शुक्र उच्च के। ठीक है, तो भगवान राम की लाइफ को जब देखेंगे तो सारे योग फलित होते दिख रहे हैं। उनमें कोई संशय है ही नहीं कि कितने महान थे, कितने मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इनके तो भाई हरि अनंत, हरि कथा अनंत, महिमा अपरंपार है, पार पाया ही नहीं जा सकता, शब्द में बयान हो ही नहीं सकता। और रामायण में तो इतना तक कहा है कि राम अतर्क बुद्धि मनवाणी। तो राम जी जो है वो अतर्क, तर्क से परे है, बुद्धि से परे है, मन से परे, वाणी से परे है। लेकिन जो उन्होंने मानव लीला की है ना, उससे हम थोड़ा सा ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये जितने महापुरुष योग, ये सारी चीजें हैं उनके इसमें जीवन में घटित हुई हैं। ठीक है,
आगे देखिए, मैंने आपको पंच महापुरुष योग के बारे में बता दिया, ठीक है। काल सर्पयोगिनी की कुंडली में नहीं बन रहा है, लेकिन मांगलिक दोष से बन रहा है। क्या गज केसरी योग बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। लगन में ही आप देखिए, लगन में ही चंद्रमा और बृहस्पति साथ में विराजमान है। मैंने आपको क्या बताया था कि बृहस्पति चंद्रमा साथ में बैठ जाए, या फिर गुरु से चंद्रमा चौथे पे, सातवें पे, 10वें पे विराजमान हो तो गज केसरी योग बनता है। और अगर ये केंद्र में होगा तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इनका तो स्ट्रॉन्गेस्ट बन रहा है, ठीक है, जो कि हमें दिखता भी है। उनके शौर्य के, उनके पराक्रम की, कैसे उनके राम राज्य की कल्पना की जाती है, ठीक है। तो वो सब कुछ फलित होता हमें दिख रहा है। हालांकि अभी मैंने कहा ना कि मैं प्रिडिक्शन पार्ट में जरा हम सिर्फ समझ रहे हैं कौन सा ग्रह कहाँ बैठा, कैसे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब मैं आपसे ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। कि हमने ये तो देख लिया कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि विद्यमान है, ठीक है। कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि विद्यमान है, उसके अंदर इस राशि का और ग्रह का क्या संबंध है। और जो कुछ मेन जो हमने योग पढ़े हैं, दो चार जो छोटे छोटे योग पढ़े हैं, मतलब योग छोटे नहीं है, हमारी जानकारी जो छोटी है उनके बारे में, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसके बारे में जो है वो हमने पढ़ ली है। अब मैं आपको ग्रहों की दृष्टियाँ बताऊँगा। जैसे मैं कल बताया था ना कि ग्रहों की दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि सबके पास होती है, लेकिन जो हमारे पास कौन कौन है, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु, इनको स्पेशल दृष्टियाँ प्राप्त है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि किसकी दृष्टि किस पे है। फिर वही से स्टार्टिंग में हम लगन से शुरू करते हैं। तो लगन में हमारे पास दो ग्रह बैठे हैं। अब दृष्टियाँ ग्रहों की होती है, तो सबसे पहले हम चंद्रमा की बात कर लेते हैं। और मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, चंद्रमा के पास सिर्फ एक दृष्टि है, वो सातवीं दृष्टि। तो चंद्रमा लगन से बैठ के वो सीधा सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे, ठीक है। चंद्रमा की एक दृष्टि है, वो लगन से बैठ के सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे। ये भी मैं कल आपको बता चुका हूँ कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता हो जाएगा। आपको तो चार्ट देखते ही पता हो जाना चाहिए ये कौन सा भाव है। ऐसे हर बार काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9, ऐसे नहीं, ठीक है। तो चंद्रमा की एक ही दृष्टि, सातवीं दृष्टि, वो सीधा सप्तम भाव में पड़ रही है, ठीक है। मंगल की राशि पड़ रही है, मंगल ग्रह के ऊपर पड़ रही है। अब दूसरे ग्रह बैठे यहाँ पे कौन, देवगुरु बृहस्पति। तो इनकी दृष्टि कौन सी पड़ रही है? एक तो क्या है, सातवीं दृष्टि ही यहाँ पे पड़ रही है। सातवीं तो सबकी ही है। बृहस्पति के पास होती है पाँचवीं, सातवीं और नौवीं। तो पाँचवीं दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी? क्योंकि लगन बैठे तो पाँचवीं दृष्टि पड़ेगी इनकी यहाँ पे, और नौवीं दृष्टि पड़ेगी उनकी यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी, क्योंकि उनके पास क्या है, तीन दृष्टि है, पाँचवीं, सातवीं और नौवीं। तो पाँचवीं लगन से पाँचवें भाव में पाँचवीं, सातवें भाव में सातवीं और नौवें भाव में नौवीं। अब दूसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा तो कोई दृष्टि का सवाल नहीं है। तो अब तीसरे भाव में देखिए, तीसरे भाव में बैठे हैं कौन, राहु। तो राहु की भी पाँचवीं, सातवीं और नौवीं दृष्टि है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी दृष्टि कौन सी होगी? यहाँ से देखिए, ये तीसरा भाव है, तो 1 2 3 4 और 5। तो पांचवी दृष्टि जो है राहु की, पांचवी दृष्टि जो है वो पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। सातवीं दृष्टि पड़ेगी सीधी उनकी यहाँ पे, और नौवीं दृष्टि उनकी पड़ेगी यहाँ उनकी एकादश भाव में यहाँ पे, ठीक है। काउंटिंग करेंगे, भाव पता होना चाहिए आपको। अब तीसरे से पांचवा भाव कौन सा पड़ता है? तो मैंने क्या बताया था, 3 और 5 8, 1 घटा लीजिए हमेशा, क्योंकि हम उस भाव को भी इंक्लूड करते हैं काउंट करते टाइम पे, ठीक है। तो तीसरी दृष्टि सातवें भाव में पड़ेगी, पांचवी दृष्टि जो है सातवें भाव में पड़ेगी, और सातवीं दृष्टि जो है वो नौवें भाव में पड़ेगी, और जो नौवीं दृष्टि वो 11वें भाव पे पड़ेगी। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ ताकि सब कुछ मैसअप ज़्यादा ना हो, लेकिन मैं इसको साथ में रखना भी चाह रहा था कि आपको पता चले कि एक उस पर कितनी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अब अगर आप सप्तम भाव की बात करेंगे तो इसमें मंगल बैठे हैं। पहली बात तो सप्तम भाव का अपना अलग प्रभाव है। दूसरी बात क्या है कि मकर राशि बैठी, उसका अपना अलग प्रभाव है। मंगल देव बैठे, उसका अपना अलग प्रभाव है। अब बृहस्पति, चंद्र और राहु की दृष्टि आ रही है, उसका अपना अलग प्रभाव है। बाकी हम बाद में देखें, क्या पता किसी और की दृष्टि भी आ जाए। तो देखिए 7-8 चीज़। अब ये देखिए, जो इसका स्वामी है वो कहाँ पे गया है, चतुर्थ भाव में गया है, तो उसका भी अपना अलग प्रभाव होगा कि राशि स्वामी कहाँ जाता है, किस नक्षत्र में जाता है, किस ग्रह के नक्षत्र में जाता है।
तो ये सारी चीज़ें सब कुछ देखने के बाद फिर हम किसी नतीजे पे पहुँचते हैं। ठीक है, तो आगे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो तो आप सिर्फ राशि समझ लेंगे, ठीक है, और ग्रहों की जो दृष्टि है वो समझ लेंगे, ठीक है, एक प्रैक्टिकल उससे। तो आप बस इससे आपको ये अंदाजा हो गया कि देखो सप्तम भाव में कितने टाइप की दृष्टियाँ जो है वो इकट्ठी हो गई। ठीक है, तो और भी चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, आगे हम बढ़ेंगे। आगे देखिए फिर शनिदेव जो है, शनि के पास 3 दृष्टियाँ प्राप्त है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। कौन कौन सी है? तीसरी दृष्टि कौन सी? यहाँ से 1 2 3 छठे भाव में पड़ेगी। 7वीं दृष्टि हमेशा आमने सामने होता है, और 10वीं दृष्टि ये 7वां, तो 8 9 10 लगन पे पड़ेगी। अब देखिए लगन पे भी क्या है, शनि की दृष्टि आएगी, बृहस्पति चंद्रमा पहले से ही विराजमान है। कर्क राशि है, अपने आप में एक चीज़ है, उसका अपना महत्व है। बृहस्पति बैठे हैं, अपना महत्व, चंद्रमा बैठे हैं, अपना महत्व है। मंगल की 7वीं दृष्टि जाएगी, अपना महत्व है। शनि की भी 10वीं दृष्टि जा रही है, अपना महत्व है। और भी क्या पता, अब वैसे केतु के ट्राइन में है, केतु की 5वीं दृष्टि जाएगी, ठीक है, तो कितनी सारी चीज़ें ऐड हो जाती है। तो यहाँ से शनि की क्या होंगी, 3 दृष्टि जाएंगी। चलो मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूँ, 1 2 3, तो 30 दृष्टि गई यहाँ पे, 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि गई यहाँ पे, 8 9 और 10, 10वीं दृष्टि गई यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए अब क्या है, चौथे घर में कोई भी, यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है, यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है, तो दृष्टियाँ नहीं जाएंगी। अब देखिए हम बात करेंगे मंगल की। मंगल की 3 दृष्टि होती है, 4 7 और 8। तो चौथी दृष्टि जो है मंगल की वो जाएगी 1 2 3 4 यहाँ पे। 7वीं दृष्टि बिल्कुल सामने होता है, और 8वीं दृष्टि उससे अगले भाव में। अब देखिए दूसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा, लेकिन मंगल की दृष्टि वहाँ पे पहुँच रही है, तो वो भी अपना प्रभाव दिखाएगी ही दिखाएगी। ठीक है, आपको काउंट करा के दिखा देता हूँ मैं एक बार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एक मिनट, छठा, 7वां और 8वां। ठीक है, तो जहाँ पे ग्रह बैठा है वहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे। ठीक है, तब उसकी काउंट होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लगन से सारी चीज़ें देखेंगे, फिर तो सारी दृष्टियाँ, फिर तो सारी दृष्टियाँ 5वीं 7वीं 9वीं से में इकट्ठी हो जाएंगी, फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो जहाँ पे ग्रह बैठा है, जिस भाव में ग्रह बैठा है, उसको हम पहला ग्रह मान के पहला उसी को इंक्लूड भी करना है। आगे हम चीज़ें देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए अब जो अष्टम घर है उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा, तो यहाँ पे कोई दृष्टि का वो नहीं है। यहाँ पे देखिए नवम घर में 2 ग्रह बैठे हैं, तो 2 दृष्टियाँ हुई। शुक्र की एक ही दृष्टि है, वो है 7वीं दृष्टि, तो सीधा 7वीं दृष्टि से यहाँ पे तीसरे भाव को देखेगा। ठीक है, केतु की 3 दृष्टियाँ, 5वीं 7वीं और 9वीं, तो 5वीं यहाँ से उनकी दृष्टि जाएगी सीधी लगन पे, 7वीं दृष्टि यहाँ पे जाएगी। ठीक है, और 9वीं दृष्टि जो है वो कहाँ पे जाएगी, काउंट 7वीं से 2 पॉइंट आगे, तो उनकी यहाँ पे जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको काउंटिंग करके दिखा, थोड़ा सा काम आप खुद भी करिए, आप सीख पाएंगे। आगे देखिए सूर्यदेव जो है, सूर्यदेव के पास क्या है, एक ही दृष्टि प्राप्त है, वो है सप्तम दृष्टि, तो वहाँ से ये सीधा इनको शनि के ऊपर दृष्टि डालेंगे। ऐसे जो बुध देव है ना हमारे पास, जो बुध देव है उनके पास भी एक ही दृष्टि है, तो उनकी सप्तम दृष्टि कहाँ पे जाएगी, सीधा यहाँ पे जाएगी, पंचम घर में जाएगी। ठीक है, 12वें राशि भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा, तो वहाँ से कोई दृष्टि संबंध नहीं बनेगा। तो एक ग्रहों का राशि उनका आपस में संबंध कैसे कैसे बन सकता है भैया, तो दोनों साथ में बैठ जाएं। ठीक है, यह क्या एक दूसरे से दृष्टि संबंध हो जाए, एक जो ग्रह है वो दूसरे को देख ले। ठीक है, और अगर आमने सामने आ जाए ना, तो दोनों के सप्तम दृष्टि, वो भी उसको देख रहा है, वो भी उसको देख रहा है, तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। फिर क्या है कि हो सकता है कि वो दोनों ग्रह है, ठीक है, एक ही राशि स्वामी की उसमें राशि में बैठ जाए। जैसे बुध की 2 राशियाँ हैं, तीसरी और 6ठी, बुध देव की 2 राशियाँ हैं, ये और ये। ठीक है, ये दोनों राशियाँ किसकी है, बुध की है। अगर मान के चलो अब यहाँ पे कोई ग्रह बैठ जाए, 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 अब इनका आपस में वैसे कोई संबंध नहीं बन रहा। ठीक है, मंगल के अलावा चौथी दृष्टि से कोई संबंध बनेगा नहीं। तो मान ली यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, यहाँ पे क्या है, सन है, और यहाँ पे क्या है, मून है। तो क्योंकि ये दोनों बुध की राशि में बैठे हैं, इनका राशि स्वामी सेम है, तो ये दोनों की भी
एक प्रकार से युति मानी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रेडिक्शन में। ऐसे ही किसके नक्षत्र में चले जाए, नक्षत्र में आपको पहले बता चुका हूं पंचांग की सीरीज में कि हर एक ग्रह को 3 नक्षत्र प्रोवाइडेड है। तो अगर वो जो दोनों ग्रह एक ही ग्रह के नक्षत्र में चले जाए, जैसे अश्विनी, मघा और मूला, ये तीनों केतु के नक्षत्र हैं, तो सूर्य और चंद्रमा, माने सूर्य अश्विनी नक्षत्र में चला जाए और चंद्रमा जो है मघा नक्षत्र में चला जाए, तो हम भी क्या बोलेंगे, तब भी ये दोनों कंजंक्ट हो जाएंगे, तब भी इनकी युति मानी जाएगी, तब भी हम बोलेंगे कि सूर्य का चंद्रमा से संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, इतना डीप देखना पड़ता है कोई छोटी सी चीज़ बताने के लिए, अन्यथा क्या होगा, जब हवा में तीर मारेंगे तो चीज़ें गलत ही होंगी। ठीक है, ज्योतिष को फिर मिथ्या समझा जाएगा। तो मैंने आज आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की, एक बार फिर से वो कर दिया है मैंने। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, थोड़ा समय देखते हुए। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और बता देता हूँ, भावत भाव का सिद्धांत। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि एक एक वर्ड भी मैंने बताया था, आगे जाके मैं आपको डिटेल वीडियो दूंगा, एक भाव के ऊपर एक वीडियो दूंगा कि किस भाव से हम क्या देखते हैं। ठीक है, पर मैं बड़ी बताता हूँ, पहला भाव तन का, धन का, ठीक है, ये छोटी यात्रा का, छोटे भाई बहन का, ठीक है, पराक्रम का, ये चौथा सुख का, घर का, मकान का, ये पुत्र का मतलब पुत्र का संतान का, विद्या का, ये रोग ऋण शत्रु का, ये पत्नी का, ये अष्टम आयु का, ठीक, गुप्त विद्याओं का होता है, ये धर्म का, ये कर्म का, ये लाभ का और ये व्यय का। ठीक है, हम इससे ये देखते हैं भावत भावों का सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे अगर हम सप्तम घर से या अष्टम घर से अगर हम आयु देख रहे हैं ना, तो अष्टम घर से जो अष्टम पड़ता है उससे भी हम आयु देखेंगे। अब अष्टम से अष्टम पढ़ने का मतलब क्या, देखिए ये मेरा अष्टम भाव है और अष्टम भाव से अष्टम पड़ेगा ये तीसरा भाव, तो अगर हम 8वें घर से आयु देखेंगे तो तीसरे घर से भी हम आयु देखेंगे। चौथे घर से अगर सुख देख रहे हैं, माता का देख रहे हैं, तो 7वें घर से भी माता की स्थिति, सुख की स्थिति देख सकते हैं, क्योंकि ये चतुर्थ से चतुर्थ पड़ता है। ठीक है, अब जैसे पंचम घर से संतान देखी जाती है, पंचम घर से संतान देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे छोटा थर्ड हाउस क्या होता है, छोटे भाई का होता है, तो थर्ड हाउस से जो पंचम होगा ना, थर्ड हाउस से तीसरे भाव से जो पंचम घर होगा, वहाँ से हम छोटे भाई की संतान को देख सकते हैं। ठीक है, तो तीसरे से पंचम क्या होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, तो यहाँ से हम अपने छोटे भाई की संतान देख सकते हैं, छोटी बहन की संतान देख सकते हैं। तो भावत भाव का सिद्धांत क्या कहता है कि जो भाव जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर उससे अगर हम उतनी काउंटिंग करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मुझे पिता के कर्म को देखना है तो क्या होगा, नवम भाव से, नवम भाव पिता का होता है, नवम भाव से दसम, नवम भाव से दसम कौन सा घर होगा, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पिता का कर्म देख सकते हैं, 9 से ये पंचम भाव से हम पिता का धर्म देख सकते हैं, पिता का पिता देख सकते हैं, पिता के पिता कौन होंगे, दादाजी हमारे, वो देख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये है भावत भाव का सिद्धांत। दसम से दसम क्या पड़ता है, चतुर्थ से चतुर्थ क्या पड़ता है, अष्टम से अष्टम क्या पड़ता है, तृतीय से तृतीय कौन सा पड़ता है। जैसे यहाँ से अगर यहाँ देखेंगे तो 5वां घर तीसरे से तीसरा पड़ता है, तो यहाँ से भी हम वाणी देख सकते हैं, यहाँ से भी पराक्रम देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको बोला जाता है भावत भाव का सिद्धांत। ये मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफ में बताने की कोशिश की है सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपके पास प्रैक्टिस करवा रहा था। आगे हम चलेंगे तो फिर इन चीज़ों को इतना डिटेल में मैं नहीं करवा पाऊंगा, फिर हम जल्दी जल्दी चीज़ें कवर करेंगे। मैं सीधा बताऊंगा कि भाई मैं थर्ड हाउस से इसलिए आयु देख रहा हूँ क्योंकि ये अष्टम से अष्टम पड़ता है। ठीक है, अगर और देखिए मैंने क्या बताया, 6, 8, 12 जो है ना, ये दुख के स्थान है। ठीक है, तो अगर माता के भाव से, माता का भाव ये कौन सा है, चौथा भाव है। ठीक है, तो माता का भाव कौन सा है, चौथा भाव है। चौथे भाव से जो छठा भाव पड़ता है वो पड़ता है ये वाला नवम भाव। तो नवम भाव से हम माता का दुख देख सकते हैं, माता का रोग देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, आप भी एक बार इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, पुराने पाठों को रिवाइज कीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ है आप उनसे लाभ उठा पाए। जो ज्योतिष रूपी गंगा बह रही है उसमें से मैं एक नया कलश लेके आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबको जय श्री राम।